नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस सायंकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने वाले हैं मनीष सिसोदिया की, और मनीष सिसोदिया के माध्यम से जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भविष्य में तूफान आने वाला है, उसकी। तो इस समय मनीष सिसोदिया पर 3 केस चल रहे हैं। हमारे साथ ओंकार चौधरी जी जुड़ गए हैं, धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ने वाले हैं। तो इस नमस्कार। समय 3 केस, जिसमें से एक सीबीआई का, जिसमें वो अरेस्ट हुए हैं आज, वो एक्साइज स्कैम वाला। दूसरा ईडी का चल रहा है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो। और तीसरा अभी ताज़ा प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सीबीआई को मिली है, जिसमें उसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी, और वो है फीडबैक यूनिट का केस, जिसके माध्यम से जासूसी करवाई जा रही थी। तो मैं तो पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो पहले पूछूंगा ओंकार जी से कि अब मनीष सिसोदिया जी तो अच्छे से नप गए हैं, तो केजरीवाल कब तक बचेंगे? जबकि बहुत सारे प्रमाण आ चुके हैं। उनके एक्साइज कमिश्नर गोपाल कृष्ण ने सारी पट्टी खोल दी है, सारी पोल खोल दी है, और वो वादा वायदा गवाह बन गया। संजय जी नमस्कार आपको, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। धीरेन्द्र जी को नमस्कार। देखिए, उस चीज पर हम बाद में आते हैं। पहले मुझे ये देख कर के बेहद आश्चर्य हो रहा है, और ये अकेले मुझे नहीं हो रहा है, इस देश की जनता को भी हो रहा होगा। जो लोग, जिन लोगों की आंखों में ये धूल झोंकते रहे, अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते रहे, उन लोगों को भारी हताशा निराशा का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि इन पर आरोप हैं नई आबकारी नीति को लाकर के कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के, उसमें से 6% की कमीशन खोरी के, उसमें सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया बनाने के, और वो पूरा एक जांच में लगभग क्लियर हो गया है, साबित हो गया है कि वहां पैसा इन्होंने कहां-कहां, कैसे-कैसे खर्च करवाया है। बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। इन्होंने सिम कार्ड यूज किए, वो किसी दूसरे के नाम से इशू कराए थे। इन्होंने मोबाइल फोन जो इस्तेमाल किए थे, उनको इन्होंने नष्ट कर दिया ताकि सबूत ना मिलने पाए। तब के आबकारी विभाग के एक आईएएस ऑफिसर ने इनके खिलाफ बाकायदा 164 के तहत बयान दर्ज करवा दिए। इसके अलावा भी इनके एक करीबी दिनेश अरोड़ा, वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। यानी इतने फैक्ट्स हैं कि जिसके बेस पर इनके जो वकील खड़े हुए थे कोर्ट में, उनकी दलील नहीं चली, और कोर्ट ने जो प्राइमा फेसी आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशन लगाए गए हैं, जब इनको कोर्ट में पेश किया गया तो उनको सही माना, और इनको 5 दिन की सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है संजय जी? आश्चर्य की बात यह है कि ये टॉप टू बॉटम, इनका कोई प्रवक्ता, इनका कोई नेता, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल भी, और जो अब अंदर जाने वाले हैं वो मनीष सिसोदिया भी, आबकारी नीति की बात ही नहीं कर रहे हैं। नई आबकारी नीति क्यों लाए थे, और अगर वो इतनी बढ़िया थी तो फिर वापस क्यों ली, इस पर कोई बात नहीं। कोई सवाल करते रहिए, दीवार से सिर पटकते रहिए, उसका ये जिक्र भी नहीं करेंगे, उसका ये जवाब भी नहीं देंगे। ये क्या कर रहे हैं? जो इन्होंने किराए की ब्रिगेड उतारी है प्रदर्शन करने के लिए, उनके हाथों में जो पोस्टर बैनर दिए हैं, उस पर लिखा है शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। ये राजघाट जाते हैं। मतलब कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा दिखावा, कितना बड़ा ड्रामा और पाखंड, कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप पकड़े जा रहे हैं। लंबी जांच प्रक्रिया के बाद आपके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और आप गांधी जी के समाधि पर, राजघाट पर जाने का ड्रामा कर रहे हैं।
वहां से निकलते हैं तो आप स्कूल के बच्चे बच्चियों को संबोधित करते हैं, और फिर पाखंड, फिर ड्रामा के साहब, अगर आप लोगों ने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो आपके चाचा अ, जेल में खाना छोड़ देंगे। अरे भाई, आप बच्चे बच्चियों को संबोधित करने के बजाय बेवड़ों को बुलाते वहां पर, और बेवड़ों को संबोधित करते कि बेटा खूब पियो, रात के 3 बजे तक पियो, भूल जाओ कि मैंने वो वापस ले ली है पॉलिसी, और जब तक मैं जेल में रहूँगा, आपकी चिंता करता रहूँगा, आपको दारू की कमी नहीं होने दूँगा। इसके बजाय मतलब ये मतलब किसको मूर्ख बना रहे हो आप लोग? वो बतौर शिक्षा मंत्री अभी जेल में नहीं भेजे जा रहे हैं। वो केस भी है, वो उसकी भी जाँच हो रही है। जो आपने क्लासरूम अ, की बात कही है कि क्लासरूम बनाने में इतना पैसा खर्च हुआ है, उसमें बहुत सारे टॉयलेट को इन्होंने क्लासरूम दिखा रखा है। तो अभी उसका भी नंबर आएगा। जब उसका नंबर आएगा तब आप ये शिक्षा मंत्री तुझे सलाम कहना, जब ये जेल जाएँ। अभी तो वो एक दूसरे केस में अंदर जा रहे हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि ये जो एक इन्होंने अपनी छवि बनाई थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए पॉलिटिक्स में आए हैं, हम तो अलग-अलग बैकग्राउंड से हैं, हम तो अपनी शानदार नौकरियाँ, शानदार करियर त्याग करके, ठुकरा करके देश को एक नई दिशा देने के लिए आए हैं। आप देखिए, कौन-सी नई दिशा दे रहे हैं ये। मतलब इन्होंने तो जो परंपरागत एक राजनीति और कुछ भ्रष्ट चेहरे होते थे हमारी राजनीति के, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। और किस किस मक्कारी के साथ मतलब ये लोगों की आँखों में अभी भी धूल झोंक रहे हैं। शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। अरे वो शिक्षा मंत्री के तौर पर जेल नहीं जा रहे हैं भैया। उन्होंने नई आबकारी नीति में गुलगापाड़ा किया है। और जो सवाल आप पूछ रहे थे अरविंद केजरीवाल वाला, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये आबकारी मंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार में हैं, अभी तक तो हैं, तो बिना अरविंद केजरीवाल की कंसल्ट के, ये बिना उनकी सलाह के, बिना उनकी जानकारी के फाइल पर एबीसीडी भी नहीं लिख सकते हैं। पूरी नई आबकारी नीति किस तरीके से ड्राफ्ट की गई होगी, वो ड्राफ्ट किसने तैयार किया होगा। कहते तो ये हैं कि शराब कारोबारियों ने ही ड्राफ्ट करके इनको दिया है और इन्होंने जो है फिर उसको लागू कर दिया है। तो बिना चीफ मिनिस्टर की जानकारी के ये हो सकता है क्या? और जो एक अधिकारी का बयान आया है कि साहब चीफ मिनिस्टर के आवास पर ही मनीष सिसोदिया मौजूद थे जब मुझे वो ड्राफ्ट दिया गया, इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में वो सब हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल कब तक बचेंगे? भले ही उन्होंने चालाकी दिखा रखी है कि किसी डिपार्टमेंट के वो मंत्री नहीं है, कोई विभाग अपने पास नहीं रखा है, किसी फाइल पर वो सिग्नेचर नहीं करते हैं, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आप कब तक बचेंगे? कोई ना कोई तो आपका नाम लेगा। एक अधिकारी ने तो नाम ले दिया ना कि मुख्यमंत्री के आवास पर ही वो फाइल मुझे सौंपी गई थी और कहा गया था कि इसको आप आगे बढ़ाइए। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट है। तो मनीष सिसोदिया कब तक बचाएँगे अरविंद केजरीवाल को? जी। जी, तो धीरेन जी, ये जो वर्तमान केस है एक्साइज़ स्कैम, इसके कुछ तथ्य यदि आप जानकारी में ला सकें, क्योंकि अ, वैसे तो आज सब जगह चल रहा है कि इन्होंने जो प्रॉफ़िट मार्जिन थी वो 5% से 12% बढ़ा कर दी थी और 12% का आधा यानी 6% अपने लिए रखा था। लेकिन मेरे पास फिगर्स हैं, मैं डेस्क ज़रा उसको सामने लाएँ कि ये जो पर बॉटल जो है एवरेज जो आया था वो पहले था एक्साइज़, ये ₹530 की बॉटल थी, जो ₹530 की बॉटल का बता रहे हैं जो थी इंडियन लिकर, उसमें ₹223 एक्साइज़ और ₹106 वैट जाता था और ₹33 35 पैसे प्रॉफ़िट जाता था जो लाइसेंस होल्डर था उसको। और इसको घटा के कर दिया गया ₹1.88 एक्साइज़ और वैट ₹1.90,
दारू बोतल के दाम बढ़ा दिए 560 रुपए और प्रॉफिट हो गया 363 रुपए 37 पैसे, यानी कि 10 गुने से भी ज़्यादा, लगभग 11 गुना। और उसमें से ये कहा गया कि जो आपका बढ़ाया गया है उसमें से 80% हमें देंगे और 100 करोड़ रुपए एडवांस तो एक से ले लिए गए। साथ में इसमें जो है कुछ न्यूज़ चैनल्स भी उसमें हैं यानी कि जो इंडिया अहेड यानी भूपेंद्र चौबे जी की जो कंपनी है जिसमें वो काम करते हैं न्यूज़ चैनल, वो आंध्र प्रभा जो उसका मालिक है, उसके जो गौतम मुथा हैं, उनसे भी वो भी अक्यूज्ड हैं, उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कई आंध्रा के जो हैं वो पकड़े गए हैं इसमें, तो 100 रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का अलग चल रहा है। तो आपके पास क्या सूचना है, थोड़ा-सा हमको डिटेल में बताएँ? देखिए बहुत सारी चीज़ें तो साफ तौर पे यहाँ आ ही रही हैं जो कहा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि किस तरह से कार्टेल तैयार हुआ, वो कार्टेल कैसे बना? चूँकि इससे पहले जितने लोगों को जो पूरी पॉलिसी चल रही थी, उसमें जो लोग थे उनको हटा के कुछ सेलेक्टेड लोगों को दिया गया। एक नए आदमी की एंट्री होती है विजय नायर जो बाकी तमाम जगह से उस चीज़ों को इकट्ठा करता है। चुनिंदा जो डीलर्स थे सिर्फ़ उन्हीं से, यानी जो पहले वेरिएशंस था वो सब चीज़ें थी अलग-अलग जगह से। तो एक कार्टेल के खिलाफ जो कार्टेलाइज़ेशंस के खिलाफ जो सिस्टम सरकार का तैयार किया गया था, ये पूरी तरह से एक कार्टेल बना दिया गया था और डिस्काउंट की छूट मिल ही रही थी। इसके अलावा इसमें ये किया गया कि बहुत सारी चीज़ें, चूँकि इसमें एक बड़ा पेच है जिसको लोग देख रहे हैं कि आखिर ये खुद कैसे आ गए, क्योंकि उस वक़्त जो प्रेशर था बाकी तमाम केसेज़ में भी आप देखेंगे अधिकारियों की ज़्यादातर में होती है, लेकिन ये एक ऐसा मामला था। ये चूँकि इसमें विजय नायर और ये तमाम जो मनोज राय और ये तमाम लोग थे, उन सब के साथ समीर महेंद्रू, इन सब के साथ मिलकर जिस तरह से तैयार किया गया था ये पूरा मामला, उसमें बाकी तमाम लोगों को बाहर करके जो 144 करोड़ की जो लाइसेंस फीस थी, वो पूरी तरह माफ़ की गई। इसके अलावा जो कंपनी थी उसको 30 करोड़ रुपया वापस कर दिया गया, जो अर्नेस्ट मनी थी, जो दे पाना मुश्किल था। जो छूट दी गई थी, वो भी 50 रुपए पर केस बढ़ा दी गई थी। यानी पूरी तरह से जो सबसे बड़ा चीज़ें आई, चूँकि अगर हमको याद होगा 2G में एक चीज़ जब जज लिख रहे थे तो उन्होंने जब केस को डिस्कार्ड किया था, जब केस को उन्होंने खारिज किया था तो उसमें कहा था कि इसमें ये पॉलिसी कोई छिपाई हुई नहीं थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास थी, दूसरे डिपार्टमेंट्स के पास थी, कैबिनेट सेक्रेटरी के पास थी, यानी उसमें छुपाकर कुछ रखा नहीं गया था। लेकिन इसमें वो तमाम चीजें हैं कि किस तरह से बिना एजेंडा, बिना कैबिनेट नोट के इसको सर्कुलेट करके कैबिनेट में अपने से पास किया गया। और बहुत सारी चीजें हैं, ड्राई डे था जिसको पहले दिल्ली में 21 दिन था, यानी शराबबंदी के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा होता है शराबबंदी के लिए और तमाम महिलाओं की मदद के लिए जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है, वो ड्राई डे की संख्या घटा के जो है 3 कर दिया, 21 से 3 ले आया था। यही जो है नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में जहां नहीं खुलता था, वो आपको मालूम है कि उन पूरे हिस्सों में दिल्ली के कई सारी महिलाओं ने अलग अलग जगह पर, आपको याद होगा, बाकायदा धरने दिए गए थे पूरी तरह से। और जो कंपनी थी, शराब कंपनियां जो आती हैं, उन्हीं को रिटेल सेक्टर में शराब बेचने की इजाजत दी थी। बहुत सारे बिजनेस रूल थे, वो तमाम चीजों में वायलेशन हुआ, वो तो शुरुआती तौर पर जो बताए वो अलग है, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज थी कि आपने लगातार कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, उन लोगों के साथ बाकायदा पूरी दिल्ली का इंचार्ज उनको बना के उन्हीं 5-6 लोगों से, चूंकि इस तरह का आरोप लगाया गया कि उससे पैसा लेने में बहुत आसानी होगी, ये तमाम चीजें। और इसमें चूंकि खुद ही उन्होंने इनिशिएशन किया, बाकी तमाम चीज़ें, तो मुझे लगता है कि जब वो जवाब सवाल हो रहे थे, तो इनके जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा था। हालाँकि जो एक मुझे लगता है कि इतने सीज़न्ड पॉलिटिशियंस को या इतनी शातिर होने के बाद इस तरह की चीज़ें करना कि आप सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे या तमाम चीज़ें, तो वो तो बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत आसान सा था पुलिस के लिए पकड़ना या चीज़ सीबीआई के लिए पकड़ना, जो हाईली इसके लिए स्पेशलाइज्ड है। और ये शुरू से ही आपने देखा होगा, जब चार्जशीट को जब वो बनाया गया था, केस फाइल किया गया था, तो नंबर 1 रखा गया था। हालाँकि जब चार्जशीट में नहीं था, तो तब आपने देखा होगा पार्टी ने शोर मचाया कि नहीं, नहीं देखिए कहाँ रह गए। और मीम्स आप देख ही रहे हैं जो अलग-अलग चल रहे हैं, जिसमें कहा गया कि इनको कैसे केजरीवाल साहब कह रहे थे कि अंदर कीजिए, अगर दम है तो अंदर कीजिए। तो ये सवाल अब आजकल बहुत सारा हो गया कि
ये अंदर तो हो ही गए हैं, तो केस अब आगे कहाँ तक जाएगा। तो अभी तक जो दिख रहा है उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जितना चीज़ें अभी दिख रही हैं, जो बातचीत हम लोगों की कर रहे हैं, उसमें ये नहीं है कि अभी उधर से बहुत क्लैरिटी दिख रही हो, लेकिन यहाँ है, इनके पास सबूत है। 4 दिन 5 दिन का जो रिमांड है वो काफ़ी ताकतवर, मतलब 5 दिन का रिमांड काफ़ी ठीक-ठाक रिमांड है, जबकि लगातार विरोध करके, और उप मुख्यमंत्री हैं, कोई वो नहीं है कि जिनके पास 18-18 मिनिस्ट्री हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं जिनका कोई ना कोई रिश्ता सीधा जाके उनसे जुड़ रहा है, और वो जी, और एक और विशेष बात आई कि इनके गिरफ्तार होने के बाद में ये कहा आम आदमी पार्टी की ओर से कि साहब कि उनको जो है उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया नहीं जाएगा। सत्येंद्र जैन को आज तक कैबिनेट मंत्री के पद से हटाया नहीं गया। कुल 6 मंत्री होते हैं, 18 विभाग इनके पास थे, मनीष जी के पास, और सत्येंद्र जैन के पास भी थे 2-4 विभाग। तो अब वो सारे के सारे कैसे हैंडल होंगे? और ये जो कट्टर ईमानदार पार्टी की बात करते हैं, वो गिरफ्तार होने के बाद भी मंत्रियों को नहीं हटाना, मेरे विचार से ये पूरे के पूरे भारतीय प्रजातंत्र की एक विलक्षण घटना है। क्या कहते हैं आप ओंकार जी? एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है देश में, महाराष्ट्र से शुरू हो गया था। अनिल देशमुख ने तो खैर इस्तीफा दे दिया था। पता नहीं तब तक उनको ये सद्बुद्धि आई थी कि नहीं आई थी, ये ज्ञान प्राप्त हुआ था कि नहीं हुआ था कि बिना इस्तीफे के भी आप जेल में समय बिता सकते हैं। उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नवाब मलिक ने इस्तीफा नहीं दिया। दोनों एक ही पार्टी के थे, शरद पवार की ही पार्टी के थे, एनसीपी के। तो नवाब मलिक तो लास्ट तक, जब तक सरकार बनी रही तब तक जेल में वो बिना विभाग के कैबिनेट मंत्री बने रहे। इसी तरीके से सत्येंद्र जैन का आपने चर्चा किया है। वो 30 मई को गिरफ्तार हुए थे। अभी भी वो जेल मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, कई डिपार्टमेंट उनके पास हैं, और वो तिहाड़ में मसाज कराते हुए, मालिश कराते हुए, 5 स्टार होटल से पैक्ड भोजन करते हुए, वो सारा कुछ हमने आपने देखा है जो वीडियो आए थे उनके। इसके अलावा भी उनके तमाम कारनामे सुकेश चंद्रशेखर ने बयान कर ही दिए हैं कि कुल मिलाकर के 10 करोड़ तो उन्होंने प्रोटेक्ट मनी जेल में बैठे-बैठे ही मुझसे वसूल कर ली थी कि आपको जेल में रहना है और प्रोटेक्ट भी रहना है, तो 10 करोड़ का पुजापा चढ़ाइए और 50 करोड़ जो है आम आदमी पार्टी के कोष में आप डलवाइए, क्योंकि हमें गोवा का, हिमाचल, पंजाब का चुनाव लड़ना है और आपको अगर राज्यसभा में जाना है तो इतना पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो ये लोग मतलब एक जो माफिया होते हैं ना, जैसे माफिया जेल में बैठकर भी वहां से अपने गैंग को गवर्न करते हैं, उसी तरीके से ये लोग जेल से भी अगर वसूली कर सकते हैं और सुकेश चंद्र जैसे महाठग को भी ठग सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि इनके जो ठगने की क्षमता है, जो इनकी काबिलियत है, वो कितनी हाई है, कितनी ऊंची है। अब जो आप कह रहे हैं कि साहब एक तरीके से ये डेमोक्रेसी को एब्यूज करना है कि आप मंत्री हैं, आप गिरफ्तार हो गए हैं और आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, या आपसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि ये इंडियन डेमोक्रेसी में एक नई परिपाटी शुरू हुई है और ये बेहद खतरनाक है संजय जी। क्योंकि इनको लगता है कि हम अगर मंत्री रहते हुए जेल जाएंगे तो जितना ये भारी भरकम फीस दी जाती है वकीलों को, वो फिर सरकारी कोष से दी जाएगी, हमें अपनी जेब से भरना नहीं पड़ेगा। या हमारी जो पार्टी है, अगर कोई मनीष सिसोदिया है और अगर कोई सत्येंद्र जैन है, जो अरविंद केजरीवाल के सारे राज जानते हैं, तो उनका केस तो उनकी पार्टी भी लड़ सकती है वैसे, तो मंत्री रहे ना रहे। लेकिन मंत्री होने का अपना एक रुतबा है, अपनी कुछ सुविधाएं होती हैं जेल में, वो उनको मिलती हैं। और अरविंद केजरीवाल जैसा कमजोर मुख्यमंत्री, जिसको पता है कि आपने क्या-क्या कारस्तानियां की हुई हैं और करवाई हुई हैं, आप ये देखिए ये शातिरपना कि आप शायद हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने कोई विभाग अपने पास रखा ही नहीं है। किसी फाइल पर
इनके सिग्नेचर करने की नौबत आती ही नहीं है। तो इनको लगा कि जितने भी मैं मंत्री बना रहा हूं मुझे छोड़ करके बाकी सारे विभाग उनको दे दो। जो ऊंचे नीचे कार्य कराने हैं वो वर्बली उनको बोल करके वो कराते जाओ। सिग्नेचर उनके होंगे, फंसेंगे वो, अगर जेल जाने की नौबत आएगी तो जाएंगे वो, मैं बचा रहूंगा। लेकिन ये खेल आम तौर पर ज्यादा चलता नहीं है। कोई एक मंत्री तो ऐसा होगा, और मंत्री के नीचे काम करने वाले जो सेक्रेटरी हैं और जो दूसरे लोग हैं जिनकी गर्दन दबोची जाएगी, जिनसे पूछताछ होगी, उनमें से कुछ तो ऐसे रीढ़ वाले निकल आएंगे या डरपोक निकल आएंगे जो जेल नहीं जाना चाहेंगे, जो अपने परिवार का भविष्य नहीं चौपट करना चाहेंगे, जो अपने माथे पर ये लिखवाना पसंद नहीं करेंगे कि ये जेल जा चुका है, इसको सजा हो चुकी है इन मामलों में। कोई ना कोई तो बोल देगा ना एजेंसियों के सामने। तो कब तक बचेंगे अरविंद केजरीवाल? मुझे ऐसा लगता है, जो आपने शुरू में क्वेश्चन किया था उसका मैं एक आंसर दे देता हूं कि अभी सत्येंद्र जैन मई से अब तक जेल में ही हैं, जमानत नहीं मिल रही है। कोई कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही है। इसका मतलब ये है कि आप कहते रहिए हम कट्टर ईमानदार हैं, हमने कोई बेईमानी नहीं की, राजनीतिक बदले की भावना से नरेंद्र मोदी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अब मनीष सिसोदिया भी उसी रास्ते पर हैं, ये भी जेल जाएंगे। ये खुद ही कह चुके हैं कि जी 8-10 महीने जेल में रहना पड़ा तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब उनको पता है कि काम इतना बढ़िया कर रखा है कि 8-10 महीने तो जेल में रहना ही पड़ेगा अब। तो ये जा रहे हैं। अब अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल का नाम भी ले दिया है। जो सेकंड चार्जशीट थी उसमें कहीं जिक्र है अरविंद केजरीवाल का भी। संजय जी, अभी तुरंत अरविंद केजरीवाल पर कोई कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन देर सवेर कार्रवाई तो होनी ही है। और जब अरविंद केजरीवाल अंदर जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो केस है इसमें कम से कम 3 साल की सजा तो आपको होगी ही। और 3 साल की अगर सजा आपको हो रही है तो आप जब भी रिहा होंगे 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, उसके फिर आगे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी कम से कम 10-12 साल तो आप चुनावी राजनीति से दूर हो ही जाएंगे। और ये तो अभी एक केस है, अभी कई मामलों की जांच पड़ताल और चल रही है। यानी इन लोगों ने अपना राजनीतिक भविष्य पूरी तरीके से तबाह करने का इंतजाम कर लिया है। जी। जी, धीरज जी, इसके अतिरिक्त जो ये पंजाब में कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी, और जिस तरह से खालिस्तानियों के साथ मिल के इन्होंने वहाँ पूरी जनता के ऊपर तांडव रचाया हुआ है, तो मुझे लगता है देर सवेर उसमें भी नाम तो इनका आएगा, क्योंकि जो खालिस्तान से लिंक हैं वो कहीं न कहीं तो उजागर होंगे। देखिए, जिस तरह से पंजाब में हमने देखा पिछले 2-3 दिन से, और पुलिस डीजीपी ये कहते हुए भी कि साहब वहाँ उनका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया गुरु ग्रंथ साहिब का या दरबार साहिब, जो भी उन्होंने उसका इस्तेमाल जिस तरह किया, तमाम चीजें की, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। वो वीडियोस, वो तमाम चीजें पूरे देश ने देखे, हर एक के सामने है, हर के पास है, आप भी खोल लेंगे अभी अभी सब दिख जाएगा। और वो सब क्लियर वीडियो, ऐसे नहीं कि कोई हेजी है, कोई ब्लर है, लेकिन कोई केस दर्ज नहीं हुआ ज्यादातर अभी तक, मतलब उस तरह से कि किसी यार उसने फिर धमकी दी। ये तमाम चीजें दरअसल आपको याद होगा, ओंकार जी भी थे और तमाम लोग, हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि ये मजबूरी बना देंगे कि वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा। ये हम लोग जब पहली बार जब इस सरकार के बारे में बात कर रहे थे, जिस दिन इसका वोटिंग हो रही थी, उस दिन की हम लोग बात कर रहे थे। दरअसल ये बात जो बिना कोई जिम्मेदारी लिए हुए ताकत का सबका इस्तेमाल करना है, वो हर जगह अप्लाई नहीं होती। जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि आप देखिए जिस तरह से छोटा दिखाने की कोशिश की गई। पंजाब एक बड़ा राज्य है, दिल्ली उस समय ना ही अधिकारों में, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में या तमाम चीजों में
दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच में कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन उस मुख्यमंत्री को सिर्फ अपने इशारों पे चलाने का, ये दिखाना, मुंबई ले जाना, आप देखिए कल भी फिर वहां जाना, लगातार ये कोशिश है, ये इम्पोजिशन है कि सब सरकार मेरे नाम से चल रही है, मैं सरकार चला रहा हूँ, ये इम्पोज करना। उसके बाद आप देखेंगे राघव चड्ढा वहां पूरा उनको वन मैन कहा जाता है, ये कहा जाता है कि वही सरकार चला रहे हैं वहां। तो ये सब चीजें जो मैसेज जा रहे हैं ये बहुत खराब है, इस स्थिति को खराब कर रहे हैं। उसमें वहाँ मैं आपको बस एक ऐड कर दूं उसमें, वहाँ तो स्थिति ये है कि एक नवल अग्रवाल नाम का व्यक्ति डिप्यूट किया गया है जो चीफ सेक्रेटरी की हर मीटिंग में बैठता है बिना किसी अधिकार के। और ये है, ऐसी कहीं सुनी बात नहीं है, गवर्नर ने अपने पत्र में लिख के दिया है। सोचिए आप। दरअसल ये पूरी चीजें उनकी जो कार्य प्रणाली है पूरा उसको साफ कर रही है। मैं बहुत ही अगर बिना किसी लाग लपेट के कहें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एक राज्य को एक ऐसी स्थिति पे ले जा रहे हो, वो बॉर्डर स्टेट है जहां जरा सी भी सेंसिटिविटी आपके उसको दोबारा एक काले अध्यायों के बीच से लगातार निरंतर है। वो आप 80s के उस समय को गौर कीजिए और अभी देखिए। मैं माफ कीजिएगा, जीबीएस सिंधु की किताब पर हम लोगों ने बातचीत की थी, लेकिन उस पर हम लोग प्रोग्राम नहीं कर पाए थे। लेकिन याद है उस किताब में जो जिक्र किए जा रहे थे कि केस रजिस्टर करने की हिम्मत नहीं थी। कुलदीप बरार साहब जो उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे, उनका भी लगातार किताब में था कि कोई केस दर्ज नहीं कर रहा था, जो अंदर आ रहा जा रहा उसको कोई पूछा नहीं। द सेम स्थिति आप यहाँ देख रहे हैं। और इस पर उन्हीं के पूर्व साथी, वैसे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जिस पर मुझे लगता है कि हम लोगों ने गौर नहीं किया इसमें, हालांकि तमाम दर्शक समझ चुके हैं कि ये आखिरी साथी थे जो फाउंडर मेंबर थे, जिनको एक एक करके पहुंच गए हैं या पहुंचा दिया गया है। आम आदमी पार्टी के आखिरी फाउंडर मेंबर्स में से जो इनके साथ शुरू हुए थे, उनमें से एक है। इन्हीं के एक पुराने साथी जो आजकल राम कथा करने लगे, राम को कुछ कुछ कहते कहते, उनका वो आपको याद होगा कि मुझे कई बार वो होता है कि इस देश में कवि होने की शर्त क्या है। पांचवी क्लास में जो तुकबंदी की जाती है, अगर वही कवि होना है तो हम एक कवि की बात कर सकते हैं कि वो कवि थे और हैं। और वो कवि जो है उन्होंने कहा था कि वो साफ कहे कि उसके मैं खालिस्तान का विरोध करूंगा। आपने वो बाइट भी देखी होगी। वो एक चैलेंज था जिसको नहीं स्वीकार किया, क्योंकि आपके साथ बैठता है, वो लगातार एक के बाद एक आरोप लगा रहे और आपको साफ होकर आना था, आपको उससे बिल्कुल अलग होना था। और इस समय आप संकट में हैं। इस समय संकट में मतलब आपसे मतलब नहीं, एक पार्टी संकट में आती है तो कोई बात नहीं, दूसरी पार्टियां आ जाती हैं। लेकिन जब आप राष्ट्र को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां बहुत ही ज्यादा अचानक आप देखिए एक के बाद एक कानून व्यवस्था बिगड़ी, आप ड्रग एंड उसका सप्लाई पूरा का पूरा होने लगा। लगता नहीं है कि स्टेट्स के अंदर आपको कोई बहुत बड़ी चीज वहां एक अप्लाई होते हुए दिख रही है। हालांकि आज मुख्यमंत्री कल उनका जिस तरह के बयान भगवंत मान ने दिए कि साहब वो नहीं हो सकता और खालिस्तान का ये सब चीजें, वो सिर्फ एक पैडिंग है। आप इफेक्टिव कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, केंद्र की तरफ से आपको कहा जा चुका। ये लगभग उसी तरह का है कि जब आप मेरी दी गई सलाहों को रद्दी के टोकरे में फेंक कर अपनी राजनीति को आगे करने की कोशिश में जुट रहे हैं, लेकिन वो राजनीति वहां कम से कम ये बाद में हिसाब होगा जरूर, क्योंकि राष्ट्र के बदन पे लगे हुए घाव किसी एक करप्शन से ज्यादा बड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों और इतना लंबा समय नहीं लगेगा जितना पिछली बार है। और वो पूरे हिस्सों में मैं ये कहूंगा संजय जी, मुझे बार बार मैं पूरे दिन 2-3 दिन से वही सिर्फ पढ़ रहा हूँ कि किस तरह से वो दौर रहा उसको रिकॉल करने के लिए, मैकमिलन से लेके तमाम चीजों को। तो मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वो इस पूरी स्थिति को ऐसे डेड एंड पर ले जाके खड़ा कर रहे हैं कि वहां दिख रही है। अब उसमें बाद में इतिहास हिसाब करेगा या इस तरह की पंक्तियां मुझे लगता है बहुत ही बचकानी है, लेकिन उस पर सबसे ज्यादा गौर किया जाने की जरूरत है। जो सबसे ज्यादा मजबूरी मेरी यह है कि करप्शन और उस सब चीजों में अंदर जरूर जाएंगे, लेकिन जो फ्री बीज है, जो लोगों को जरूरत है कि वो कि फ्री की चीजें उनको मिले तो उस पर वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पंजाब एक ज्यादा डार्क स्पॉट, ब्लैक होल के तौर पर ये तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कुचक्र है जिसमें ये कामयाब होता हुआ दिख रहा है कि एक ऐसी राजनीति है जो वहां किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को, आप उन इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस भूल जाइए। हथियार उनके पास क्या है
आपने देखा उनके किसी भी हथियार का अभी तक लाइसेंसिंग वेरिफिकेशन करने की हिम्मत पुलिस में नहीं रही है। और पुलिस और महकमे सब एक जैसे होते हैं, ये उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के चेंज ने साबित कर दिया, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा नहीं है 500 आईपीएस आ गए होंगे या 500 नए अधिकारी आ गए, तमाम लोग वही थे। अब आप ये इस बात का गौर कीजिए कि अब इस समय आप अमृतसर से 40 किलोमीटर दूर बैठे हुए एक शख्स को, जिसकी फोटो से लेके तमाम चीजें आपने दिखाई हैं, जिसके इंसिडेंट आपने दिखाए हैं, इससे पहले आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग गौर नहीं कर रहे हैं और वो धीरे धीरे निकल रही हैं। तो मुझे लगता है कि पंजाब वाला इशू इस पार्टी ने इस देश को एक बड़े कंटक के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। जी जी, मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और सुपर चैट के माध्यम से। साथ में आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबाएँ और चैनल को सपोर्ट करें। इसके साथ में आपको याद दिला दूँ कि 1 और 2 अप्रैल को ये न्याय मंच की ओर से यह आयोजन होने वाला है, जिसमें जयपुर डायलॉग्स की तरफ से सहयोग किया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि एक क्राउड फंड कैंपेन चल रही है इस आयोजन के लिए, जिसमें जो अभी तक जो वक्ता कन्फर्म है उनके आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं, उन सबको आप पहचानते हैं। और आपसे अनुरोध है कि कृपया इस क्राउड फंड एफर्ट में अपना योगदान भी करें। और सारे जो लिंक्स हैं इसके वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आइए आगे चलते हैं। ओंकार जी, ये फीडबैक यूनिट वाला क्या स्कैम है? आपको याद होगा, बहुत सारे दर्शकों को याद होगा, जब ये शुरू में चीफ मिनिस्टर बने थे अरविंद केजरीवाल, तो एसीबी को लेकर के बहुत इन्होंने प्रदर्शन किए थे, बहुत शोर मचाया था कि जो दिल्ली पुलिस की एसीबी यूनिट है, वो तो हमारे मातहत काम करेगी, करना चाहिए। काफ़ी प्रयास किया था, मामला कोर्ट तक गया था, कोर्ट में भी इनको रिलीफ नहीं मिली थी। तो उसके बाद इन्होंने जो इनका विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उसके तहत इसका गठन कर लिया था और इसकी इसकी कोई जानकारी इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर को देने के बारे में भी इन्होंने नहीं सोचा, जबकि वो पूरी तरीके से अवैध तरीके से इन्होंने बनाई। उसमें लोगों की नियुक्तियाँ हुई, भर्तियाँ हुई, जो भी किया इन्होंने, उसके लिए एक सीक्रेट फंड इन्होंने बना दिया और आरोप ये हैं कि इन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों के नेताओं की जासूसी कराई, छिप करके उनकी बातें सुनी, बल्कि अपनी ही पार्टी के जो इनकी पीएससी थी, उसके भी लोगों की बातें सुनी, रिकॉर्ड करवाई। इसके अलावा सुनते तो यहाँ तक हैं, कितनी सच्चाई है पता नहीं, कि जुडिशियरी के भी कुछ लोगों की इन्होंने जासूसी कराई। कुछ दूसरे क्षेत्रों के कुल मिलाकर के 500 से 700 लोगों की जासूसी कराई गई है। तो ये बेहद गंभीर मामला है। लिखकर कांड को तो लोग भूल जाएंगे जब इसमें ये फंसेंगे, क्योंकि ये तो सीधे-सीधे न टेलीग्राफ एक्ट का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि इसमें तो अगर सरकार अपने पर आ जाए तो राजद्रोह का केस भी इनके ऊपर आयद कर सकती है। तो ये बहुत गंभीर मामला है, इसकी जाँच-पड़ताल सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई इस मामले की भी पैमाइश कर रही है, जाँच-पड़ताल कर रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये तो एक केस है, जिसमें कम से कम ये 3 साल के लिए जाएँगे। केस कई और भी हैं जो अब खुल गए हैं और सीबीआई के पास पहुँच गए हैं, तो ये बहुत बुरे फँसने वाले हैं संजय जी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं, तो निजता का उल्लंघन भी हो गया। और एक पूरा प्रोसेस है कि किस प्रकार से होम सेक्रेटरी जो है वो इसका जो है अनुमति देगा। और चूंकि यहाँ पर पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के पास है, तो ये एक्चुअली जो होम सेक्रेटरी है केंद्र का, वो इसकी अनुमति देगा तभी ये कर सकते हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं ये? बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बुरे फँसने वाले हैं ये, बहुत बुरे फँसने वाले हैं। जी।
आप क्या कहते हैं इसके बारे में, धीरेन्द्र जी? देखिए, ये जो कर रहे थे फीडबैक यूनिट, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि 2016 में जो एजेंसी ने किया था, एफबीआई ने जो काम सौंपे गए थे, उसके अलावा चूंकि करप्शन के नाम पर बनाई गई थी, करप्शन के रोकथाम की होगी, तो इसमें कहा गया कि विपक्ष के नेताओं की जासूसी भी की गई थी, और जो प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी थी सीबीआई की, उसमें कहा गया था कि 8 महीने के भीतर ही एफबीयू ने 700 से ज्यादा मामलों की जांच की, और 60% मामलों में राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाई गई थी। आपको मालूम होगा कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने कितने हेविली, जब अमर सिंह वाला याद होगा केस था, और तमाम केसों में काफी बड़े मामलों में हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अलग अलग मामलों में साफ तौर पर कहा गया कि आपको ये हक नहीं कि आप बिना किसी उसके, बिना किसी एक प्रॉपर, जिसके लिए बाकायदा इस देश में ज्वाइंट उसको पूरा एक डेक वो बनाया गया कि किस तरह से होम सेक्रेटरी, फिर स्टेट्स के अलग से अलग जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनको किया गया, कितने दिन तक वो कर सकते हैं, फिर आगे कितने दिन बाद और अप्रूवल चाहिएगा, और उसके लिए उनको किस तरह की रिपोर्ट्स होंगी, वो सब चीजें थी। लेकिन ये जो 2000 सितंबर में 2015 में ही बना दी गई थी, 2016 के करीब हुआ, उस दौरान जिस तरह का ये काम हुआ, उसमें जिस तरह से इनको वो मिल गई है, मुझे लगता है कि जो जो जिस तरह से इनको इसके खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिली है, ये बहुत ही मुझे लगता है ज्यादा बड़ा केस साबित होगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें प्रूव करना नहीं, आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास तमाम चीजें हैं। चूंकि उस समय जो इनका जो सतर्कता निदेशक था, वो सुकेश कुमार जैन था, ज्वाइंट डायरेक्टर, और जो मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार थे राकेश कुमार सिन्हा, इन और 2 और सीनियर अधिकारी थे, प्रदीप पुंज और सतीश खेतरवाल। इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की उस समय की मंजूरी मांगी गई थी। ये अलग अलग अधिकारी थे, क्योंकि अगर ये पकड़े जाते हैं तो फिर ये जैसे ही इस केस को पूरी तरह से वो होगा, तो इसमें आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि ये तो डिजिटल जो फुटप्रिंट होते हैं, जो डिजिटल वो है, वो सब आपको आसानी से उपलब्ध होंगे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही परेशानी का बायस है, और इसमें बहुत दिक्कतें इस पार्टी को उठानी पड़ेंगी, और इसका मैसेज भी बहुत ही खराब जाएगा, क्योंकि आप लगातार संसद में चिल्लाते हैं, आप तमाम चीजें चिल्लाते हैं। आपने देखा होगा पेगासस से लेकर तमाम चीजों पर सबसे ज्यादा सीधे आके, और जो पूरी केंद्र सरकार या तमाम लोगों से सबसे ज्यादा उजला दिखने की जो कोशिश है, वो सब कोशिशें इन दोनों तीनों केसों से धाराशायी होती है। क्योंकि आप देखिए, इसमें सीएम के पास अभी तो आप जो पूछ रहे थे, उसमें ये भी है कि बजट कौन पेश करेगा, क्योंकि जो उनके पास सत्येंद्र कुमार के थे, वो सत्येंद्र जैन के थे, वो सारे विभाग अलग अलग दे दिए गए थे। अब सिर्फ इनके पास 4 मंत्री बचे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ लेते नहीं है, उनके पास कोई जिम्मेदारी है नहीं, तो 4 मुख्यमंत्रियों में से भी 4 बचे हैं, 6 में से 2 अंदर चले गए हैं, जिसमें से 18 विभाग इनके थे। बजट अब कौन पेश करेगा ये देखना है। वो तो खैर जो जांच है वो तो आगे चली गई, उसका अप्रूवल मिलने के बाद मुझे लगता है कुछ और लोगों को आप सीबीआई के शिकंजे में देखेंगे। धीरे धीरे पूरी पार्टी अंदर चली जाएगी। और ये जो एफबीयू वाली है, ये तो सीधे सीधे डायरेक्ट केजरीवाल के ऊपर आएगी, इसमें तो और कोई मंत्री भी नहीं आएगा। जी, हालांकि फीडबैक यूनिट जो है थी मनीष सिसोदिया के अंदर, लेकिन वो मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार जो राकेश कुमार सिन्हा, वही ज्वाइंट डायरेक्टर थे उसमें। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि और परेशानियों का कारण बनेंगी। ये सब इससे निकल पाना बहुत आसान नहीं होगा। एक के बाद एक आप जा रहे हैं, आप ये जरूर कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक नई किस्म की पॉलिटिक्स हम लोगों ने देखी थी, जब आप बहुत तेज चिल्लाते थे, लोगों को लगता था हाँ ध्यान खींच रहे, लेकिन अब उसका बहुत ज्यादा कोई अर्थ रह नहीं जाता। आप या तो फिर बीच के सहारे खड़े होते हैं, या फिर जातीय समीकरणों के, जिसमें से आपको कोई चीज यहाँ सपोर्ट करती हुई नहीं दिख रही। ये अलग बात है कि दिल्ली में बीजेपी इसका बहुत फायदा नहीं उठा पाती है, ये भी हमको बार बार गौर करना होगा। लेकिन उनको कहीं भी कुछ मिलता है तो वो आके दिल्ली में ही शोर मचा के समझते हैं कि हम मेन अपोनेंट्स बन जाएंगे। तो लेकिन ये 2 बड़े ब्लो जो हैं, मुझे लगता है इनसे निकल पाना बहुत आसान नहीं लग रहा है। जी। तो अंत में, इससे पहले कि हम दर्शकों के प्रश्नों की ओर चलें, मैं ओंकार जी से पुनः पूछूंगा कि आप क्या टाइमलाइन देखते हैं केजरीवाल के अंत की? देखिए, ऐसा है कि अगर हम राजनीतिक अंत की बात कर रहे हैं
तो उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। जो अभी बात धीरेन जी ने कही है, मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। दिल्ली में जो कुछ ये लोग करते रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए और सत्ता में वापसी के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देश के अधिकांश राज्यों में भी राजनीति करनी है, सरकारें बनानी है। दिल्ली में जिस तरीके से ये फ्री का सब कुछ देते हैं, भारतीय जनता पार्टी वैसा उदाहरण या इनसे बढ़ कर के यहाँ पर फ्री का नहीं कर सकती है। उसको अदर स्टेट में भी फिर वैसा करना पड़ेगा। ना करने के कारण उनको गिनाने पड़ेंगे, जिसके उनको बड़े भारी राजनीतिक नुकसान हो जाएँगे। हालाँकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दूध की धुली हुई है और वो कहीं फ्री का देती ही नहीं है। अभी पूर्वोत्तर के राज्यों में भी हमने देखा है, उत्तर प्रदेश में भी देखा था, स्कूटी वगैरह या दूसरी चीज़ें उन्होंने भी घोषणा की है। तो कहीं-कहीं वो भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कर रहे थे बहुत बेहयाई के स्तर पर, वैसा भारतीय जनता पार्टी कर नहीं सकती। जो मूल प्रश्न है आपका कि इनका अंत कहाँ देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी जो ये मनीष सिसोदिया वाला केस है, अभी इसकी ज़रा थोड़ी-सी धूल बैठ जाए और जो दूसरी जाँच-पड़ताल हैं दूसरे केसों की, वो भी अभी सीबीआई ठीक तरीके से करना चाहेगी, गहराई में उतर कर के करना चाहेगी। उनके दस्तावेज़, उनके जो ट्रेल होते हैं, वो सब लेने की कोशिश करेगी। अ, गवाह वगैरह जो है, वो जुटाने की कोशिश करेगी। उन मामलों में चीज़ें जब आगे बढ़ जाएँगी, कार्रवाई के स्तर पर जाएँगी, संजय जी मुझे लगता है कि तब जाकर के और शायद एक बात तो मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि 2024 के आम चुनाव से पहले शायद तब तक सीबीआई या ईडी की भी चूँकि समानांतर जाँच चली रही है, तो वो उस नतीजे तक शायद पहुँच जाएँ कि अब अरविंद केजरीवाल को भी बुला लिया जाए पूछताछ के लिए। तो 2024 के आम चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भी अगर ईडी और सीबीआई के दफ्तरों के चक्कर काटते हुए आपको दिखाई देने लगे, तो हमें आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा। जी, आइए अब हम दर्शकों के प्रश्नों पर चलते हैं। उससे पूर्व एक बार दर्शकों से पुनः आग्रह कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक सभी लोग कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और हमें सहयोग करने के लिए जो लिंक चल रहे हैं, उनमें जाकर हमें सहयोग भी करें। मेहुल मकवाना जी पूछ रहे हैं, अगर केजरीवाल की साइन कहीं पे नहीं है, तो गवर्नमेंट विटनेस बने ब्यूरोक्रेट के बयान कितने मायने रखते हैं? क्या मनीष सिसोदिया की तरह 1658 के तहत दर्ज 165 बी के तहत दर्ज कराया गया बयान केजरीवाल को भी जेल भिजवा सकती है? जी, ये लीगल प्रश्न है, तो मैं ही इसका उत्तर दे देता हूँ कि देखिए 164 के बयान जो भी होते हैं, तो उनका भी corroboration आवश्यक है। तो यदि उनका corroboration हो जाता है, तो वो मान्य होंगे, रिबटेबल होते हैं, यानी कि 164 के बयान जो हैं, उनका यही होता है कि जिसने बयान दिए हैं, वो उससे नहीं मुकर सकता। क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने दिए होते हैं, उनकी मान्यता होती है, 161 के बयान की नहीं होती है। तो इसलिए जो भी बयान दिए जाएँगे, वो अंततः तो उसी कसौटी पे कसे जाएँगे। उनको रिबट करने का जो सामने वाले हैं, उनको पूरा अवसर होता है। नेक्स्ट, मेहुल, हू शुड बी द सीएम कैंडिडेट? गौतम गंभीर, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और कपिल मिश्रा। धीरेन जी, ये मुझे लगता है कि इन तीनों में से गौतम गंभीर एक ऐसा नाम है जिस पर अब काफी लोगों की निगाहें हैं और मुझे लगता है वो एक बेहतर बीजेपी के पास चॉइस है। कपिल मिश्रा सड़क पर लड़ते हुए दिखते हैं, काफी बड़ा हिंदुत्व के मुद्दे पे काफी मुखर हैं और बहुत, लेकिन उन्हीं के बीच में से आए हुए उनकी चालों को समझते हैं। लेकिन गौतम गंभीर जो मिडिल क्लास वहां है, जो दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा है, उसके लिए एक बेहतर वो काम करने की कोशिश कर रहे, कूड़े के ढेर या तमाम
जब ही अभी प्रेजेंटेशंस हुआ था, जब तमाम सांसदों के हुए थे, तो उसमें सिर्फ वही थे जो कुछ नहीं लिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने जो काम किया है वो दिखाई दे रहा है, वो कूड़ा हटाने वाली उस चीज़ों पर, गाजीपुर से लेके उस पे। तो मुझे लगता है कि इस पर बहस हो रही है कि आखिर कौन-सा चेहरा, हालाँकि बग्गा मुख्यमंत्री की किसी भी तरह के देश में नहीं है, क्योंकि उनको टिकट का भी अभी वो संकट है। लेकिन जो असली लड़ाई मुझे करते हुए दिख रहे हैं वो गौतम गंभीर ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि बीजेपी यहाँ जिस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रही है, जैसे हम सब लोग अभी बीजेपी के अध्यक्ष के बारे में कितने लोग जानते हैं? कितने लोगों को पता है? आपने वहाँ से हटा के उसको हटाया, इसको लाए, तो उनके बारे में ना वो दिखते हैं, ना वो दिखने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ जो करना है केंद्र सरकार को है, लेकिन आपको एक गौतम गंभीर सड़क पर दिखते हैं, उनकी टीम एक्टिव होती है, वो लोग रिएक्शन देते हैं, जवाब देते हैं और लोगों से मिलता भी है। जी। ओंकार जी, आपसे भी यही प्रश्न। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि हम या धीरेन्द्र जी या आप भी, कोई भी कयास लगा सकता है कि कौन चीफ मिनिस्टर हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अपनी एक अदा होती है, वो आखिरी टाइम पर किस चेहरे को आगे ला करके खड़ा कर दें, कुछ कह नहीं सकते। कई राज्यों में हमने देखा है कि हाँ, ऐसे-ऐसे लेकिन लोगों दिल्ली में को यह आखिरी मौके पे लाके खड़े करने वाला एक्सपेरिमेंट एक बार फेल हो चुका है। हाँ, किरण बेदी के रूप में फेल हो चुका। पर मुझे लगता है कि अभी भी दिल्ली में हम किसी एक चेहरे पर कुछ कह नहीं सकते हैं। जो बात अभी धीरेन्द्र जी ने कही है गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर हाँ, एक मतलब आश्वस्त करने वाला चेहरा हो सकता है। एक थोड़ा-सा गंभीरता है उनके भीतर, नाम ही गौतम गंभीर नहीं है लेकिन गंभीरता है और किसी तरह के कोई एलिगेशन वगैरह भी नहीं है, तो वो एक चेहरा हो सकते हैं। जी, अगला प्रश्न। आदित्य तिवारी, कुछ पत्रकारों का कहना है कि सिसोदिया के मामले में कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण केजरीवाल की तरफ से या उनके लोगों की तरफ से ही सीबीआई को प्रस्तुत किए गए थे। जी, धीरेन्द्र जी, आप हंस रहे हैं, बताइए। ये जो मीम्स है लगातार, और आप देखें गौर करेंगे, मैंने आपको बीच में भी कहा था कि आखिरी थे ये मेंबर, वो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि ये लगातार चल रहा है कि ये आखिरी शख्स है जो, जब शुरुआत की गई आम आदमी पार्टी के अन्ना हजारे के साथ निकल के, तो जो नाम थे, चूंकि संजय हाँ, सिंह को लोग गिनते हैं, लेकिन संजय सिंह उस तरह से उस क्लाउड में नहीं थे। संजय सिंह सिर्फ नारे लगा के मंच पर लड़ेंगे जीतेंगे टाइप नारे में थे, वरना ये लोग एक एक करके, जैसे प्रशांत भूषण थे, योगेंद्र यादव थे, आपके कवि महोदय थे, किरण बेदी भी थी और उसमें तो। किरण बेदी भी थी। तो अन्ना हजारे जी तो बेचारे मूर्ति थे, मूर्ति बन के रहे, मतलब वो बन के वो जो पेंटिंग थे, वो पेंटिंग के तौर पर ही रहे, लेकिन बाकी सबको एक एक कर को बाहर निकाला गया और लास्ट ये थे जो थे, और उनको निकलवाने में बल्कि बड़ी अजीब सी बात थी, लोग कल परसों उनके उसी बयान को आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वही बयान चल रहा है उनका, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको सबूत मिल रहा है तो आप पकड़ के अंदर क्यों नहीं करते हो, आप बंद कीजिए उसको। अगर आपको सबूत मिल रहा है तो लोग कह रहे हैं लो कर दिया, इतने दिन से कह रहे थे और किसको भिजवाना है। तो वो जो है ये सब चीजें कही जा रही है कि इन्होंने खुद ही ये किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कमजोर होता है कोई भी पॉलिटिकल आदमी इस तरह, उनकी अपनी एक क्योंकि ये जो उनके जूतों में पैर रखने वाले अगर कोई बहुत ही करीब इस समय एक आदमी था तो उनके पास यही मनीष सिसोदिया थे, और जाने का नुकसान होगा। नेक्स्ट। AK will cry if emergency, will it be right move for BJP? इमरजेंसी दिल्ली में इमरजेंसी नहीं। दिल्ली में तो क्या इमरजेंसी लगेगी, दिल्ली तो वैसे ही केंद्र के पास ही है। नेक्स्ट, शिवा ट्राइडेंट, प्रणाम संजय जी, ओंकार जी, धीरेन्द्र जी। सिसोदिया सांप सड़जी के खिलाफ कुछ बोलेंगे? सड़जी ने तो उसको उसकी फैमिली का याद दिला दिया था अरेस्ट होते वक्त। ओंकार जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कह नहीं सकते हैं कि वो कुछ ज़बान खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। नहीं, बहुत मुश्किल होता है राजनीति में, और जो बात अभी कही थी संजय जी ने भी और धीरेन्द्र जी ने भी। देखिए, अब ये अंतिम व्यक्ति थे जो उनके बहुत करीबी थे। यानी ऐसे व्यक्ति जिनके कंधे पर आप सिर रख कर के रो भी लेते होंगे अकेले में।
और तमाम ऊंच नीच जो पार्टी के भीतर होती है, जो संकट होते हैं, राजनीतिक भी, आर्थिक भी और दूसरी भी, तो जो तमाम तरह की चुनौतियां मिलती हैं और घरेलू भी, निजी तौर पर भी। तो मुझे नहीं लगता कि अब अरविंद केजरीवाल के आसपास कोई दूसरा ऐसा विश्वास का व्यक्ति बचा है। इस समय अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े संकट में हैं, राजनीतिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, पार्टी के भीतर भी वो एकदम अलग-थलग पड़ गए हैं। इस समय कोई राघव चड्ढा के अलावा उनके करीब है, मुझे लगता नहीं है। एकमात्र वो जिनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएँ भी चलती रहती हैं कि शायद वो उनके रिश्तेदार भी बन सकते हैं, मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन वो उनके विश्वस्त हैं, करीबी हैं। एक बात से प्रमाणित होता है कि उन्हीं को पंजाब में भेजा गया, भगवंत मान के सिर पर बैठा करके, और वो ही वहाँ तमाम फैसले लेते हैं। तो हम ये मान करके चलते हैं कि कम से कम एक आदमी अभी है उनके पास। पर मनीष सिसोदिया किसी तरह का राघव बात चड्ढा तो दामाद बनेगा कह रहे हैं लोग। जी, वही मैंने कहा कि उनके रिश्तेदार बनेंगे, कुछ इस तरह की चर्चा है। तो वो करीबी हो सकते हैं, विश्वस्त हो सकते हैं, जिनसे वो तमाम तरह की बातें शेयर कर लें। पर जो पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, वो तो या तो धकिया करके बाहर निकाल दिए गए, लतिया करके बाहर निकाल दिए गए, या वो एक-एक करके अब अंदर जा रहे हैं। तो केजरीवाल इस समय तन्हा हैं। पर जो संकट के साथी होते हैं, सुख-दुख के साथी होते हैं, वो अपने ऊपर बहुत कुछ झेल लेते हैं, पर आम तौर पर ज़बान खोलते नहीं हैं। तो मुझे मनीष सिसोदिया का भी नहीं लगता कि वो कुछ बोलेंगे। जी, जी.एस. गोपालकृष्णन जी पूछ रहे हैं, इज दिल्ली अ फिट केस ऑफ 356 or do we really need a state called Delhi? Delhi is not a state. Delhi is a union territory with special features. Why this can't be made a direct NCR with central government again? ये तो मेरी बहुत दिनों से डिमांड है कि साहब आप जो है ये जो आपने कर रखा है इसको ख़त्म करें, स्पेशल फीचर्स को, और इसको पौंडीचेरी के टाइप की एक यूटी बनाएं, यूटी विद लेजिस्लेचर, नॉट मोर देन दैट। इनफैक्ट लेजिस्लेचर इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। पहले ज़्यादा अच्छा काम चलता था। हमें कांग्रेस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलने जा रही है। अम्बेडकरवादी नवबौद्ध महार खड़गे के अध्यक्षता में। इस पे आपकी क्या राय है? आज का टॉपिक नहीं है हमें जी ये। जहांगीर गोटला, कैन यू ऑल स्टार्ट पार्टी दैट डज व्हाट आप डज, दैट इज फ्रीबीज विदाउट द नेगेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ आप? जस्ट अ थॉट। ये आसान काम नहीं होता जहांगीर जी, पार्टी चलाना बढ़ाना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। आम आदमी पार्टी इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि नटवर लाल हमारे जो हैं केजरीवाल जी, वो भी एक एक्सेप्शनल रहे हैं, और उतने ही तेजी से पतन होगा उनका। चंदन पल्ला, ये और सीएम्स के लिए वार्निंग भी है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ओंकार जी। देखिए, जो आपने बात कही है किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, इसके खतरे भी हैं, और वो खतरे हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ समय से। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर भी, नरेंद्र मोदी पर भी अटैक हो रहे हैं, उनको बहुत सारे लोग ये कह कर के घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्षी दलों के नेता हैं, उनके खिलाफ तो सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही हैं, तेजी से काम कर रही हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, अंदर भी किया जाता है। लेकिन अतीत में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिन पर केस बने थे, उनको या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। कुछ लोग मुकुल का नाम लेते हैं वेस्ट बंगाल से, कुछ शुभेंदु अधिकारी का नाम लेते हैं, कुछ हिमंता बिस्वा शर्मा का भी नाम लेते हैं। कई राज्यों में ऐसे नेता हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कि खतरे भी होते हैं। कई बार आपके ऊपर भी सवाल खड़े होने लगते हैं कि वो अगर आपकी पार्टी में आ गए हैं, तो अब उनके खिलाफ जो केस चल रहे थे, उनको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? जी, नेक्स्ट। दिल्ली को राज्य का दर्जा देना गलत था, पुनः उसे यूटी बनाना चाहिए। डॉक्टर चेतन का प्रश्न है ये, सारी दुनिया में यही इसी प्रकार है, किस बात की राह भाजपा देख रही है? जी,
धीरेन जी। आगे बढ़ गया। हालाँकि आज एक बहुत ही सीनियर अधिकारी के साथ जब हम लोग बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि दिल्ली का जिस तरह कैरेक्टर्स है, उसमें एक एलजी और चीफ सेक्रेटरी यानी वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्न होना चाहिए। लेकिन चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, तमाम चीज़ें हैं। हालाँकि एमसीडी जब पूरा पहले दिल्ली में वही देखती थी, वही सिस्टम था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक राज्य के तौर पर वो है, लेकिन उसमें इस तरह की जब पॉलिटिक्स होती है तो वो दिक्कतें ज़रूर करती है। मुझे नहीं लगता कि अब उसको यूटी बनाने का कोई वो चीज़ आएगी या प्रावधान आएगा तो कोई नहीं दिखता, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ गया हुआ राज्य जो है वो वापस नहीं आएगा और यहाँ इस तरह के कोई हालात तो है नहीं। ये तो पॉलिटिकल लड़ाई है जो चलती रहेगी, अलग-अलग पार्टी की है, तो वो रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई यूटी को वापस बनाना आना चाहिए। Next is Rachit Mehrotra. AK will cry if put emergency in Punjab. Will it be a good move from BJP as it may arise emotional quotient in public? जी, दोनों लोगों के लिए प्रश्न। मैं पहले जवाब दे देता हूँ। देखिए, पंजाब उस तरफ बढ़ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। बहुत लंबे समय तक आप इन चीज़ों की अनदेखी कर नहीं सकते हैं। पिछले दिनों अमित शाह का एक बयान आया था खालिस्तानियों को लेकर के कि हम इनको उभरने नहीं देंगे। कई चीज़ें हैं, उनमें सबका ज़िक्र मैं नहीं करना चाहता, इस समय इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सिखों के अलग-अलग संगठनों को बुला करके पीएम हाउस में उनसे बातचीत करते हैं, उनको विश्वास में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उस समय कम से कम ये एक आश्वस्ति हुआ करती थी कि अगर कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है या समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है या कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई होगी। कम ज़्यादा वो उस पर जिरह हो सकती है, लेकिन कार्रवाई होने के थे। लेकिन यहाँ अजनाला में जो कुछ हुआ है और जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहब को ढाल बना करके और पुलिस स्टेशन तक भीड़ को लेकर के जाया गया है और उस मामले में तत्काल कोई एफआईआर लॉन्च नहीं होना, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना, बल्कि उल्टे जिस व्यक्ति के लिए ये सब बवाल किया गया उसको जेल से रिहा कर देना और जिले के पुलिस अधिकारी का ये कहना, एसएसपी का, कि साहब हमने कागजात जांच लिए हैं, इसके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं थी, ये तो मासूम था। ये आने वाले खतरे के बहुत स्पष्ट संकेत हैं। इन चीज़ों को बहुत लंबे समय तक कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अनदेखा नहीं कर सकती है। हालाँकि भगवंत मान के कुछ बयान इधर आए हैं, चीज़ों को शायद संतुलित करने के लिए, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं। अगर आगे भी ये चीज़ें ऐसे ही चलती रही, तो केंद्र मूक दर्शक बन कर के नहीं बैठ सकता है। जी। दरअसल हमको ये सारा मामला संजय जी लंबे समय से आ रही चीजों में देखना पड़ेगा और खास तौर से अंबिका सोनी का बयान मेरी नजर में जरूर वो हाल फिलहाल के समय का सबसे खतरनाक बयान था। जब उन्होंने सुनील जाखड़ के मुख्यमंत्री पद पर बनने के लिए जब चन्नी और उनके बीच में थी तो उन्होंने बयान दिया था कि वो एक सिख बाहुल्य राज्य, वहां मुख्यमंत्री सिख कोई होना चाहिए। हालांकि 38% से 40% वहां हिंदू मतावलंबी हैं और बाकी तमाम लोग तो छोड़ ही दीजिए, जो क्रिश्चियनिटी वहां हुई है। लेकिन आपने एक इस तरह का बयान देके एक आग जो है लगाने की शुरुआत की थी। उसके बाद जो मैंने कहा कि चूंकि ये दिल्ली से जाने के बाद देखा नहीं जाएगा तो लिहाजा वो जो अपीजमेंट है जिसकी लंबे समय से सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठन जिन पर रोक लगाई गई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, जहां से आपको सबसे ज्यादा पंपिंग हो रही है, मनी की पंपिंग है, और वो है उनको एक अलग जगह पर जाना है। बल्कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि इनमें से ऐसे सिखों को जरूर देखना पड़ेगा जो जरूर दिखने में जरूर आपको सिख है। वो तो अब आप देख चुके, सारा मीडिया के सारे पूरा देश देख चुका कि वो देखने में जरूर वही है, सिखी पहने हुए, लेकिन वो
मिशनरीज के साथ टर्नआउट है। तो इनमें से कितने लोग उस तरह के होंगे, किस तरह की चीजें, ये बहुत ही ज्यादा एम्बिग्यूटी का मामला है। उस तरफ बढ़ रहा है जहां सरकार को हाथ फिर जलेंगे, और ये सिर्फ अपने तुष्टीकरण, अपनी अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए तुष्टीकरण, क्योंकि भगवंत मान किसी भी तरह से एक इम्प्रेसिव मुख्यमंत्री नहीं दिखते हैं, ऐसा साफ तौर पे। जी, तो इसी के साथ हम इसको विराम देंगे यहीं पर इस चर्चा को, और आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, और ओंकार जी को और धीरेन्द्र जी को बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर क्राउड फंडिंग के सपोर्ट के लिए आपको रिमाइंड करते हुए, जय हिंद, वंदे मातरम।